दोस्तों, जनरली ये होता है कि आपके सामने जो भी जजमेंट हम पेश करते हैं या फिर आप खुद से कहीं पे पढ़ते हैं, वो जजमेंट हाई कोर्ट या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। यानी उस जजमेंट से आपको ये पता चलता है कि हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया किन्हीं विशेष परिस्थितियों के आधार पर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया किन्हीं विशेष परिस्थितियों के आधार पर। यानी आपको हल्का सा अंदाजा मिलता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से काम करती है या फिर वहां पर प्रैक्टिस क्या होती है। लेकिन आपके 90% केसेज नीचे की कोर्ट्स में चलते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में या फिर फैमिली कोर्ट में। 498 नीचे चलता है, डीवी नीचे चलता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, बाकी सब डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, चाइल्ड कस्टडी हो गया, ये फैमिली कोर्ट में चलते हैं। अब उन पर्टिकुलर फैमिली कोर्ट में या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या प्रैक्टिस है वो यूजुअली आपको पता नहीं चलता, कारण उसका कोई भी जजमेंट अवेलेबल नहीं होता और उसके जजमेंट पे कोई वीडियो बनाता भी नहीं है। क्लाइंट के कंसर्न्स होते हैं, अब उनका ये कहना होता है साहब हमारे केस पर वीडियो मत बनाना। तो इस वजह से आपको जानकारी ही नहीं मिल पाती कि नीचे की कोर्ट में चीजें कैसी चलती है और हमें कैसे आगे मूव ऑन करना चाहिए। भाई, जब आपकी पूरी प्रोसीजर का 90% पार्ट नीचे चल रहा है और आपको नीचे की ही प्रक्रिया सही से ना पता हो कि नीचे की कोर्ट किस प्रकार काम करती है या किस राज्य के किस सिटी में क्या प्रैक्टिस है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। सब ऊपर के जजमेंट्स आप जानते हो, वो ऊपर के जजमेंट्स आप नीचे लगाते हो। मैक्सिमम लोगों का ये कहना होता है साहब कोई सुन ही नहीं रहा है, वो जो जजमेंट हमने दी उसका कोई फायदा ही हमको नहीं मिला, वो ये कह रहे हैं कि परिस्थितियां सेम नहीं है, बहुत सारी चीजें आप कहते हो। और कई बार आपका सीधा सीधा कहना होता है साहब उस जजमेंट को तो मान ही नहीं रहे। अब ये पूरे तरह से कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है कि वो आपके जजमेंट को सुने या ना सुने, परिस्थितियों के आधार पर माने या ना माने। और ज्यादा बहुत कोर्ट कर देते हो तो उल्टा आप गलत कर देते हो, चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। तो आज की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपको नीचे की प्रक्रियाएं समझाना, जिसके लिए मैं 2 प्रैक्टिकल केसेज का हवाला लूंगा। अब ठीक है, क्लाइंट के कंसर्न होते हैं इसलिए हम स्पेसिफिक कोर्ट का नाम, केस का नंबर, ये सब चीजें नहीं आपको रिवील कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ये तो बता ही सकते हैं कि उस केस में क्या हुआ जिससे आपको समझने को मिले। तो 2 केसेज के यहां मैं हवाले लूंगा। पहला जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट देहरादून का है। यहां पर एक पत्नी ने काफी सारे केसेज, यानी ऑलमोस्ट सारे, 498 हो गया आपका, डीवी हो गया आपका, 125 सीआरपीसी हो गया आपका, कर दिए। पति ने अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल किया हुआ था। अब पति बहुत ज्यादा परेशान इसलिए था क्योंकि पति यूपी की एक सिटी से यहां पर विजिट कर रहा था। अब बार बार आना, और दूसरा लड़की के प्लेस पर उसका कहना था मेरी जान को भी खतरा है, गुंडागर्दी करते हैं। अब ऐसे में किसी भी बंदे का सबसे बड़ा डर ये होता है कि मैं वहां पे हर डेट पे जाऊं कैसे। अब वो जब भी जाए अपने साथ 2-4 लोग और लेके जाए, फिर उनका भी खर्चा, रहने का, खाने का, आने जाने का। इंसान पागल हो जाएगा। और जो पति था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। अब ऐसे में स्थिति और हो जाती है कि भाई कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई, कुछ ऐसा मामला दर्ज हो गया तो नौकरी पे भी प्रभाव पड़ जाएगा। मैट्रिमोनियल तो ऑलरेडी दर्ज है सारे। अब जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे स्टार्टिंग में ये कहा कि भैया सेक्शन 9 आपने गलत फाइल किया है, इसको वापस ले लो। जब आप बार बार कह रहे हो मुझे रखना ही नहीं है तो क्यों लगा रखा है, कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा, उल्टा लड़की आके उसमें मेंटेनेंस वगैरह आपसे मांगने लगेगी। खैर उन्होंने वापस नहीं लिया। फिर सेकेंडली जब केस चलने लगे, वो निरंतर हमसे बात करते रहे, हमसे मिलने कई बार हमारे ऑफिस में आए, तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि जो आपका मेंटेनेंस अमाउंट बंधा है ये बहुत रीजनेबल है, इसको आपको ऊपर हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं करना चाहिए। वो कह रहे थे सर आप चैलेंज कर दो, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी छोटी अमाउंट है कि इससे नीचे हाईकोर्ट जाएगा नहीं, अननेसेसरी आपके पैसे खराब हो जाएंगे, टाइम खराब हो जाएगा। मुझे बिना बताए किसी और के थ्रू उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, जो आज की डेट तक भी पेंडिंग है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। अब परेशान हो रहे हैं कि मैं इसे वापस कैसे लूं, वापस भी नहीं लिया जा रहा है, कोई किसी तरह का हाई कोर्ट से कॉपरेशन उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो अपने लॉयर से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वॉट जो भी प्रॉब्लम्स उनके बीच में हो। अब वो दोबारा हमारे पास आते हैं कि साहब हमें क्या करना चाहिए। अब हमने उन्हें एक सिंपल उपाय बताया कि आपकी हेरेसमेंट को खत्म करना है, मेनली कि आपका वहां आना जाना खत्म हो। आना जाना खत्म हो गया तो आपका हेरेसमेंट खत्म हो गया। सेकेंडली लड़की वालों पे प्रभाव पड़ेगा कि भाई इतने केस कर रखे, एक में भी नहीं आ रहा है। तो हमारे सजेशन उनको ये थे कि जो मेंटेनेंस का केस है इसको तो जितना जल्दी हो सकता है खत्म करवा लो। नेक्स्ट, डीवी का केस और 498 का केस है, इसको हम हाईकोर्ट में ले जा लेते हैं और ट्राई करते हैं अगर वहां से आपको स्टे मिल जाए। तो इस बार वो बंदा हमारी बात माना। 498 का सबसे पहले हमने क्वेश्चन पिटीशन फाइल करी अलॉन्ग विद स्टे पिटीशन, जिस पर आर्ग्यूमेंट करने के बाद पूरे केस पे स्टे हो गया, यानी अब 498 में उनको नहीं जाना, उनके परिवार को नहीं जाना। फिर उसके बाद हम डीवी में गए, डीवी की क्वेश्चन फाइल करी अलॉन्ग विद स्टे पिटीशन, डीवी पे भी पूरा स्टे हो गया। और अब इसका मतलब डीवी केस में भी आपको नहीं जाना। जो 125 सीआरपीसी का केस चल रहा था उसमें भी रिसेंटली मैंने फाइनल आर्ग्यूमेंट बना के दिए थे, उसका भी फाइनल डिसीजन हो गया, यानी 125 खत्म हो गया। यानी अब लड़के को लड़की के प्लेस पे जाना ही नहीं है,
498 में भी नहीं जाना, डीवी में भी नहीं जाना, 125 खत्म हो गया। यानी अब जो कुछ चल रहा है हाई कोर्ट में चल रहा है, लड़की को दोनों केस में नोटिस जाएंगे और लड़की को अपना लॉयर लेकर के हाई कोर्ट में आना पड़ेगा, तो वहां पर उसका खर्चा भी आएगा। तो कहीं ना कहीं उसको रियलाइज होगा कि लड़ाई एक तरफा नहीं होती है, लड़ाई दोनों तरफा होती है। अब जब हमने इतना कुछ किया, इन्होंने भी 2 केस हाई कोर्ट में कर दिए, अब दोनों केस के लिए हाई कोर्ट में जो मीडिएशन होगी वहां पे भी जाना भी पड़ेगा, पर्सनली फिजिकली भी जाना पड़ सकता है, और लॉयर हायर किया है तो उनका पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो यानी अब जो मेंटेनेंस आ रहा है वो मेंटेनेंस वहां निकलेगा। तब आदमी को रियलाइज होगा कि इन चीजों को एमिकेबली खत्म करके ही फायदा होता है, क्योंकि 2 कदम आप रखोगे, दूसरा आदमी थोड़ा वेट करेगा, उसके बाद 2 कदम तो वो भी चलेगा ना। तो फिर इसलिए हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सारी चीजें हमारे ही पास हैं, दूसरे के पास कोई राइट्स ही नहीं है। और हाँ, इतना भी है, अगर यहाँ हाई कोर्ट से डिसमिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा बंदे को, फिर सुप्रीम कोर्ट आओगे घूमते हुए, तो छोड़ना तो नहीं है कि भाई आपकी प्लेस पे आपको बड़े आराम से सारी चीज सुविधा अनुसार मिलेगी, वैसा तो नहीं होने देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस इनिशियली मेरा केस नहीं था। जो क्लाइंट थे वो किसी लॉयर को एंगेज किया हुआ था, बाहर के लॉयर को, उन्हीं के प्लेस को, जो कि देहरादून में आके केसेस को डील कर रहे थे। अब जब वो मेरे संपर्क में आए तो उस समय पे 498 का केस उनका चल रहा था। अब 498 के केस में समन हो गए थे। समन होने के बाद उन्होंने कहा कि क्या करें। मैंने कहा जी पहले तो आप बेल करा लो, सुरक्षित हो जाओ, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले उनकी बेल हो गई। बेल करने के बाद हमारे पास टाइम था, हमने उनको सजेस्ट किया कि काम करो, हाई कोर्ट चलते हैं क्वेश्चनिंग में और स्टे ले लेते हैं इस केस पे। उन्होंने कहा जी हमारे जो बाहर के लॉयर हैं जो दिल्ली से आते हैं वो कह रहे हैं आपको तो सेशन कोर्ट में जाना चाहिए। अब आप यकीन मानोगे, मैंने कम से कम 10 बार उन्हें समझाया होगा, 10 बार मना किया होगा, हो सकता है वो भी इस वीडियो को देख रहे हो। लेकिन अब वही होता है, आदमी के दिमाग में जो चीज़ आ जाती है कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है, उनका नहीं सर मुझे सेशन में ही जाना है। अब फाइनली तो जो क्लाइंट की बात होगी उसी को रखना पड़ता है। तो हमने क्या किया, सेशन में एक रिवीजन फाइल कर दी। हुआ वही जो अंदेशा था, कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, बोला पहले हम दूसरी पार्टी को नोटिस करेंगे फिर देखेंगे स्टे देना है या नहीं देना है। अब नेक्स्ट इसमें डिले भी था, तो डिले कंडोन की एप्लीकेशन भी लगी हुई थी। अब सेशन कोर्ट में यह भी है कि पहले डिले कंडोन डिसाइड होगा, उसके बाद फिर वो सब डिसाइड होगा। अब करते करते सेशन कोर्ट में 3-4 महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। कभी 1-2 डेट पे जज साहब नहीं थे, 1-2 डेट पे स्ट्राइक हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब फिर अगेन मैंने उनको समझाया कि भाई ये गलत है, अगर आप यहां चलाओगे कुछ नहीं मिलना है, जो आपका नीचे कोर्ट में था वो ये, और नीचे चार्जेस के लिए प्रेशर अब बनने लगा था कि आप मदर को बुलाइए, खुद आइए, दोनों लोग आइए। अब हमने उन्हें रिकमेंड किया भैया रिवीजन को आप वापस लो और हाई कोर्ट में जाओ एज सुन एज पॉसिबल। इस बार उन्होंने हमारी बात मानी, हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट में विद इन अ डे आर्ग्यूमेंट हुए स्टे पर और एडमिशन पर एक साथ, और स्टे ग्रांट हो गया, यानी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। अब 498 में नहीं आना है, 498 आपका रुक गया। और इसी तरह से जो बाकी के आपके केसेज होते हैं उनमें भी आप ये देखो कि आप सामने वाली पार्टी को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। कई सारे लोग मैंने देखा बोलते हैं साहब स्टे तो टेम्परेरी। टेम्परेरी क्या है, जब तक हाई कोर्ट का पूरा मामला डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक स्टे रहेगा, चाहे 2 साल लगे चाहे 3 साल लगे। उतने में सामने वाली पार्टी को अच्छे से समझ में आ जाता है कि इतना आसान नहीं है कोर्ट की प्रक्रिया चलाने। क्या खाली आप मेंटेनेंस देने के लिए हो? थोड़ा सामने वाले को पता भी तो चलना चाहिए लिटिगेशन क्या होता है। उनको यह पता होना चाहिए कि जब हम किसी पे केस करते हैं तो सामने वाला भी करेगा। सेटलमेंट उन्हीं शर्तों पे होते हैं जब सामने वाले के ऊपर कुछ दबाव होता है। अब ये दबाव क्या है? ये दबाव सिर्फ यही है कि अगर उसे अपने प्लेस को छोड़ के, अपना काम छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है, उसे दूसरे प्लेस पे किसी लॉयर से फॉलोअप लेने पड़ते हैं, फीस पे करनी पड़ती है, ये सब साइकोलॉजिकल दबाव है। ये सब आप मेंटेन करोगे तो हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। अब पत्नी ही की जगह पे 3 केस चल रहे हैं, तीनों केस में आप ही अपनी जगह से पत्नी के यहाँ जा रहे हो, फिर कह रहे हो अरे भाई सेटलमेंट कर लो। क्यों करेंगे वो आपसे सेटलमेंट? और ऊपर से मेंटेनेंस भी मिल रहा है उनको, घर के 4 कदम पे कोर्ट है, क्यों करेंगी सेटलमेंट? तो ये आपको सोचना चाहिए। किसी भी चीज की वजह होती है और उस वजह तक जब आप नहीं पहुंचेंगे तो कोई सेटलमेंट नहीं होगा। आप सालों साल लड़ेंगे और मेंटेनेंस देते जाएंगे, आखिरी में फिर सेटलमेंट के नाम पे पैसा देंगे, एलिमनी के नाम पे पैसा देंगे। इसलिए सोचिए, अगर आपके ऊपर झूठे केस हैं, आपके पास एक ऑप्शन है क्वेश्चन का, आप उसमें जाइए। आधे से ज्यादा तो मैंने ऐसे देखे जो यही सोचते रहते हैं कि हम जाएं ना जाएं, रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या है। मुझे कहते हैं कि सर आप बताओ क्वेश्चन होगी कि नहीं होगी। भाई क्या है ये? कोई भी लॉयर आपको केवल एक आइडिया बता सकता है, कंफर्मेशन नहीं दे सकता। आप जाओगे तो होता है। आप देखो, आप कितने जजमेंट देखते हो उसमें क्वेश्चन हो जाती है। वो लोग भी अगर सोचते ही रहते तो क्वेश्चन होती। इसलिए आपको जाना चाहिए, एक रास्ता आपके पास है, हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, एटलीस्ट कुछ तो होगा, जाके तो देखो, ट्राई तो करो। ट्राई करोगे तभी जस्टिस के करीब पहुंचोगे। कभी भी घर बैठे या बिना आगे मूव किए या बिना स्टेप लिए जस्टिस नहीं मिलने वाला है। दोस्तों,
अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते तो होम पेज पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मेंबर्स ओनली लाइव हुआ था, बहुत से मेंबर हैं जिन्होंने नहीं देखा है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो देख लें। और नेक्स्ट मेंबर्स ओनली लाइव की जो डेट है और टाइम है वो मैं जल्दी ही अपने वीडियोज में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।